आपको याद होगा कुछ साल पहले एक मीम काफी वायरल हुआ था। क्या सोनम गुप्ता बेवफा है? पर आज बात सोनम रघुवंशी की हो रही है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है इप्सा और आप देख रहे हैं द लॉ एडवाइस। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये रात 1 बजे का वाक्य है। वो ढाबे पर आई और रोते रोते बोली, मुझे घर पर बात करनी है। कुछ दिन पहले सोनम के घर वालों ने इंदौर में उसकी तस्वीरें उल्टी टांग दी थी। उनके परिवार में ये मान्यता है कि लापता व्यक्ति की तस्वीरें उल्टी टांगने से वो वापस लौट आते हैं। सोनम की सलामती की दुआएं मांगी जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि शायद उसे बांग्लादेश ले जाया गया है। लेकिन सोनम ना तो मेघालय में मिली और ना ही बांग्लादेश में मिली। सोनम आखिरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली। पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उसके परिवार का कहना है कि सोनम बेकसूर है और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पूरे दिन बयानबाजी होती रही। जो सोनम की तस्वीरें पहले उल्टी टांगी जा रही थी, अब वही तस्वीरें जलाई जा रही हैं। लेकिन कुछ सवाल अब भी जैसे के तैसे बने हुए हैं। जैसे, राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई? सोनम कहाँ थी और अब कैसे मिली? और सबसे बड़ा सवाल, मेघालय पुलिस या सोनम का परिवार, आखिर सच बोल कौन रहा है? आप सबने अभी राजा रघुवंशी के वीडियोस देखे। 11 मई को उनकी शादी हुई थी। 9 दिन बाद वो अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर चले गए थे। इसके 3 दिन बाद उनके लापता होने की खबर आई और तब से ये मामला एक रहस्य बना हुआ है। इस दौरान राजा का शव मिला और सोनम लापता हो गई। उसे ढूंढने की कोशिशें हुई, लेकिन 15 दिनों तक कुछ पता नहीं चला। फिर 9 जून को सोनम की खबर आई। वो शिलोंग से 1100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। मेघालय सरकार और पुलिस ने केस सुलझाने का दावा किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा ने ट्विटर पर पोस्ट किया, सिर्फ 7 दिनों में मेघालय पुलिस को राजा मर्डर केस में बड़ी सफलता मिली। 3 हमलावर गिरफ्तार हुए हैं, एक महिला ने सरेंडर किया है और एक हमलावर की तलाश जारी है। शाबाश मेघालय पुलिस। ये उनका ट्वीट था। मेघालय के डीजीपी इडशीश नोंगरांग ने तो इससे भी चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। इसके लिए उसने कुछ लोगों को हायर किया था। मेघालय पुलिस की तरफ से ये शुरुआती जानकारी थी, लेकिन समय समय के साथ और भी बयान और दावे सामने आए। जैसे गाजीपुर के जिस ढाबे पर सोनम मिली थी, वहां के मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम करीब रात के 1 बजे वहां पहुंची थी। वो ढाबे पर रोते हुए आई थी और बोल रही थी कि उसे घर पर फोन करना है। जिसके बाद उन लोगों ने उसे अपना फोन दिया। उसने घर पर बात की, फिर उसे वहां बिठाया और पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई। वो अकेली थी या उसके साथ और भी लोग थे? ऐसे सवाल जरूर मन में आए होंगे। तो इनका जवाब है कि वो अकेली थी। इन सब के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा कि उनकी बेटी निर्दोष है और उन्होंने मेघालय पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, 1% भी इन सब बातों को सपोर्ट नहीं किया। वो अभी भी झूठ बोल रहे हैं, वो पहले भी झूठ बोल रहे थे, वो पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं और वो आज तक झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई वाले जब तक वहां की पुलिस से पूछताछ नहीं करेंगे तब तक ये राज नहीं खुलेगा, क्योंकि उनके बचाव के लिए वो निराधार झूठ बोल रहे हैं। सीबीआई जांच होगी तो पहले नंबर पर पुलिस जेल जाएगी, दूसरे नंबर पर पुलिस वाले जेल जाएंगे और तीसरे नंबर पर वो होटल वाले जाएंगे। फिर जो गुंडे मवाली हैं वहां के, वो होटल वाले और इनके पाले हुए वो पुलिस वाले लोग जेल जाएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा, सोनम बेवफा है नहीं, गलत आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये बयान था सोनम के पिता का। उधर राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम ने ही राजा को मनाया था मेघालय जाने के लिए और अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये प्लान सोनम का बनाया हुआ था। आगे ये जगह उसकी देखी हुई है, हमें ये भी नॉलेज नहीं है। हमारे घर से कभी कोई वहां नहीं गया है, ना ही परिवार से। मेरे बेटे को उधर का कोई नॉलेज नहीं था। वो उधर उत्तराखंड की तरफ जाता था भगवान के दर्शन करने। सोनम पर आरोप लगे हैं। मैं चाहती हूँ जो 3 लड़के पकड़े गए हैं, पहले उनसे कड़ी पूछताछ हो, फिर उसके बाद सोनम से भी पूछताछ हो, उसके बाद ही सोनम का नाम लिया जा सकता है। अगर सोनम ने राजा को मरवाया है तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। ये बयान था राजा की मां का। इसी बीच सोनम के भाई गोविंद का एक ऑडियो सामने आया। ऑडियो के मुताबिक गोविंद के कहने पर ही सोनम ने सरेंडर किया है। साथ ही उसने सोनम पर लगे आरोपों को भी गलत बताया है।
गोविंद ने कहा, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि सोनम रघुवंशी का मुझे कॉल आया था रात को 1:30 बजे और मैंने उसको जो भी आसपास का लोकल थाना है वहां कस्टडी में दे दिया था और उसके बाद मेरी बात हो गई थी लोकल थाने से और वो 3 बजे तक थाने पहुंच गई थी। अब आगे की प्रोसेस मुझे मालूम नहीं है। मैंने मेरा टिकट वगैरह करवा के मैं यहाँ से निकल चुका हूँ शिलोंग से और मैं 12:30 बजे गोरखपुर पहुंचूंगा और वहां से बाय कार मैं आगे के लिए निकलूंगा जहां भी सोनम जिस थाने में है वहां के लिए। और थाने की कस्टडी में मेरे थ्रू बयान दिया गया है और मैंने ही थाने पर फोन लगाकर सोनम को कस्टडी में दिया है। आपने सोनम के भाई का पक्ष सुना, अब जरा राजा के भाई की भी बात सुनिए। एक नाम आएगा, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, राज खुशवा। तो राजा के भाई ने कहा, राज खुशवा का इस पूरे मामले से कुछ लेना देना लगता है और अगर राज इसमें शामिल है तो मुमकिन है कि सोनम भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्व्ड हो। हमारा मानना है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि राज खुशवा सोनम के एम्प्लॉय थे। इस वजह से गोविंद और सोनम के बीच में फोन पर बातचीत होती रहती थी क्योंकि वही उनकी बॉस थी। जब किसी का एम्प्लॉयर कॉल करे तो बातचीत हो ही जाती है, ये आम बात है। और शादी की बात करूं तो ये रिश्ता 4 महीने पहले हुआ था और दोनों परिवार इस संबंध से खुश थे। शादी धूमधाम से हुई थी और हमें उस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि सोनम कभी ऐसा कदम भी उठा सकती है। तो राज खुशवा का नाम आया। 21 साल का राज सोनम के यहाँ काम करता था। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनम के पिता की इंदौर में एक प्लाईवुड की फैक्ट्री है जहाँ राज खुशवा काम करता था। सोनम अक्सर फैक्ट्री के दफ्तर में आती जाती रहती थी और वहीं इन दोनों के बीच में प्रेम हुआ। मेघालय पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सोनम और राज के बीच में रिलेशनशिप था। ईस्ट खासी हिल के एसपी विवेक शाम ने इस कॉन्टेक्स्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज खुशवा ही बाकी आरोपियों को हैंडल कर रहा था। उन्होंने कहा, ये एक तथ्य है, राज खुशवा यहाँ नहीं था लेकिन वो तीनों हमलावरों को हैंडल कर रहा था। क्या हम कह सकते हैं कि वो मास्टरमाइंड है? जैसा मैंने कहा, वो एक प्राइम सस्पेक्ट है। वहां के पुलिस ऑफिसर ने भी बताया, उन्होंने तुरंत सोनम को कस्टडी में ले लिया था लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। लेकिन सोनम के घर वाले इस पूरी कहानी को बिल्कुल ही अलग नजर से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनम की तस्वीरों का इस्तेमाल पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा रहा है। सोनम के भाई राहुल रघुवंशी ने कहा, पहले तो ये कहा गया कि वो बांग्लादेश चली गई, फिर मेघालय में खो गई। जब उन्होंने हमें बोला कि सोनम ने ही मर्डर प्लान किया है तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। हमें तो उसकी जिंदगी की चिंता थी। हमें लगता है कि इस पूरी घटना की सीबीआई में जांच होनी चाहिए। सोनम के परिवार का ये भी कहना है कि उनके पास सोनम का वॉइस नोट है जिसमें उसने अपने पति के साथ हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया है। इसके बावजूद मेघालय पुलिस ने कहा कि उन्होंने राजा रघुवंशी मर्डर केस में पूरा सच सामने ला दिया है। उन्होंने कहा, हमने टेक्निकल एनालिसिस, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और कई सबूतों के आधार पर ये सब पकड़ा है। 20 लोगों से ज्यादा से पूछताछ हो गई है और 10 लोगों से ज्यादा को शिलोंग लाया गया है और ये एक प्लान मर्डर था जिसमें सोनम रघुवंशी भी शामिल थी। डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं था, ये एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। सोनम ने इसके लिए दोस्तों का सहारा लिया और अटैक होने से पहले शिकायत भी की थी कि राजा उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा। पुलिस के मुताबिक राजा के ऊपर अटैक एक प्लॉट था जिसे अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया। पर क्या पुलिस के पास ऐसे कॉन्क्रीट सबूत हैं जिससे सोनम का प्लान कंफर्म होता है? और क्या ये सबूत कोर्ट में टिकेंगे? सोनम के परिवार का ये भी कहना है कि राजा रघुवंशी का व्यवहार उनके साथ और सोनम के साथ अच्छा नहीं था। उनका कहना है कि राजा उस पर अत्याचार करता था, उसके वीडियोस वायरल करने की धमकी देता था और उन्होंने सोनम के वॉइस नोट्स भी शेयर किए हैं जहां वो कहती है, मैं और नहीं झेल सकती। लेकिन सवाल ये है कि अगर राजा अत्याचार कर रहा था तो क्या इसका मतलब ये है कि सोनम ने मर्डर प्लान किया है? क्या इस वजह से वो दोषी ठहराई जा सकती है या फिर सोनम भी एक विक्टिम है? इस पूरे मामले ने एक बहुत ही गहरी चर्चा को छेड़ दिया है। क्या एक औरत अगर अपने पति के अत्याचारों से तंग आ जाए और उसने कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया हो तो उसे सिर्फ एक दोषी के रूप में ही देखना चाहिए? क्या हमें इसके पीछे की कहानी भी नहीं समझनी चाहिए? क्या सिस्टम ने उस औरत को समय पर सुरक्षा दी? क्या उसकी आवाज किसी ने सुनी? ये केस एक ऐसा केस है जहां सिर्फ कानूनी पहलू ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक पहलू भी उतने ही मायने रखते हैं। अब बात करते हैं कि सोनम रघुवंशी पर कौन कौन से सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 302 मर्डर,
120 डी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 201 सबूत मिटाने की कोशिश और कुछ और सेक्शंस के तहत केस दर्ज किया है। उसके साथ अरेस्ट हुए लोगों पर भी यही चार्जेस लगे हैं। लेकिन अब जब केस कोर्ट में जाएगा तो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, क्या पुलिस के पास इतने मजबूत सबूत हैं कि सोनम को वो दोषी साबित कर सके? और अगर सोनम सच में दोषी है तो क्या उसके मोटिव को समझा जाएगा या उसे सिर्फ एक प्लान्ड किलर के रूप में ही देखा जाएगा? और अगर वो दोषी नहीं है तो क्या वो एक ऐसी पत्नी है जो सिस्टम से लड़ते लड़ते हार गई? आपका इस केस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सोनम को इंसाफ मिलेगा या फिर ये एक और केस बनकर रह जाएगा जिसमें सच पूरा कभी सामने ही नहीं आएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, अवेयर रहिए।